यूक्रेन पर हमला कर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी। हमला रूस ने किया, लेकिन इस युद्ध का जिम्मेदार अमेरिका है। यूक्रेन को उकसाया, भड़काया और फिर किनारा कर लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज दूसरा दिन है और सिर्फ 2 दिनों में रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर उसे घुटनों पर ला दिया। यूक्रेन की बेबसी का अंदाजा आप वहां के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की बातों से लगा सकते हैं। जेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन रूस के खिलाफ अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहा और दुनिया की ताकतवर सेनाएं बस दूर से बैठकर तमाशा देख रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये कहकर अपना हाथ खड़ा कर दिया कि अमेरिका और नेटो सेनाएं इस युद्ध में नहीं लड़ेंगी। मतलब साफ है, यूक्रेन को अपनी लड़ाई अकेले लड़ना है। रूस की फौज जिस तरह से यूक्रेन की तरफ आगे बढ़ रही, रूसी सेना जल्द ही यूक्रेन पर कब्जा करने की स्थिति में होगी। रूस यूक्रेन संकट पर अगर भारत की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल फोन पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे संकट का हल कूटनीतिक तरीके से निकालने पर जोर दिया। इसी बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भी किस तरह की कोशिश जारी है, इसकी भी चर्चा हुई और हम आपको बताएंगे कि इस पर अपडेट क्या है देश का सवाल में। लेकिन सवाल यह भी है कि अमेरिका यूक्रेन को बचाने से पीछे क्यों हट गया? क्या अमेरिका के भरोसे पर यूक्रेन मारा गया? आखिर बाइडेन रूस के खिलाफ सैन्य अभियान से पीछे क्यों हट गए? क्या पुतिन को अमेरिका नेटो की सच्चाई समझ आ गई? बड़ा सवाल यह भी कि क्या पुतिन अब अपने सोवियत संघ के सपने को पूरा करेंगे? इन सारे सवालों पर हम आज अपने मेहमानों से बात करेंगे। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन इससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, कहां पर तबाही हुई है यूक्रेन में। हमला रूस ने किया, लेकिन इस तबाही का जिम्मेदार अमेरिका भी है। अलग अलग जगह से जो तस्वीरें आ रही वो बेहद डराने वाली हैं। तबाही की तस्वीरें, कहीं पर बिल्डिंग ढह गई है, कहीं पर आग लगी है, लोग रो रहे हैं, लाइन लगी हुई है। आपको अलग अलग जगह ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं कि कहां ये हमला हुआ है और कौन कौन से इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। हालांकि जो रूस ने हमला किया है उसने हर तरफ से, कह सकते हैं पूरा वो क्रीमिया हो या फिर बेलारूस, हर तरफ से उसने घुसपैठ की है। और आप ये तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यूक्रेन को हर तरफ से घेर लिया है। कीव जो कि वेस्टर्न में पड़ता है, माफ कीजिएगा, कीव जो कि राजधानी है, वहां पर रूस की सेनाएं पहुंच गई हैं। कीव पर रूस की सेनाएं पहुंच गई हैं और अमेरिका ने कहा है कि 10,000 पैराट्रूपर्स उतर सकते हैं कीव में। इसके अलावा आप लीव देख रहे हैं, वेस्टर्न की सिटी है, सबसे कोने में पड़ती वेस्टर्न, जिसे सबसे सेफ एरिया माना जाता था, लेकिन वहां पर भी बम विस्फोट लगातार हो रहे हैं। लगातार मिसाइलों से बम दागे जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं। डेनप्रो, खार्किव, कोमस्टक, शास्तिया, लुहांस्क और डोनेस्क वो जगह जहां से रूसी सेनाएं घुसी थी, जहां से एंट्री की थी उन्होंने, जब वो सड़क के रास्ते आ रही थी। सबसे पहले ये वो जगह जिसको मान्यता भी दी थी रूस ने, और इसीलिए मान्यता दी थी ताकि वो यहां से घुस पाए। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं। यूक्रेन के सारे बड़े शहर रूस के निशाने पर हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, भयावह तस्वीरें हैं ये। युद्ध की विभीषिका इन तस्वीरों में आपको नजर आ रही होगी। फ्रैंकविक, लीव हो या कीव, लीव वेस्टर्न का इलाका है सबसे, और कीव राजधानी में भी सेनाएं घुस चुकी हैं रूस की। और राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यहां पर अब सेनाएं आ चुकी हैं और वो कह रहे हैं कि 4 दिन का वक्त लगेगा, लेकिन जानकार कहते हैं कि 1 से 2 दिन के वक्त में ही यूक्रेन घुटने टेक देगा। ये तस्वीरें डेनप्रो, कोमस्टक, शास्तिया, अलग अलग जगहों की तस्वीरें देखिए। रात की तस्वीरें जब मिसाइलें दागी गई, सिर्फ रोशनी नजर आ रही थी। उन मिसाइलों से जो गोले गिर रहे थे उनकी रोशनी नजर आ रही थी, उन मिसाइलों की रोशनी नजर आ रही थी। और इसके अलावा चारों तरफ अंधकार था। शहर के शहर तबाह हो रहे हैं। कई ऐसी बिल्डिंग हैं जो तबाह हुई हैं। रिहायशी इलाकों पर भी असर पड़ा है। हालांकि लगातार रूस अपना
अपनी बात कह रहा है और कह रहा है कि वो जो मिलिट्री वाले ठिकाने हैं उनको ही निशाना बना रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है यूक्रेन का। उसका कहना है कि जो भी मिलिट्री ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इसकी जद में आम लोग भी आ रहे हैं, आम लोगों की भी मौत हुई है। एक रिहायशी बिल्डिंग में भी आग लग गई, वहां पर पूरी तरह वो बिल्डिंग तहस नहस हो गई। ये मारियोपोल का वीडियो है जहां पर आप देख रहे हैं किस तरह से अटैक किया गया है। तस्वीरें देखिए, बेहद भयावह तस्वीरें हैं। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने नई एडवाइजरी जारी की। इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, भारतीय दूतावास ने फंसे हुए छात्रों को लेकर एडवाइजरी जारी की है। 4 देशों के रास्ते स्वदेश लाए जाएंगे सभी भारतीय, यानी पहले उन्हें सड़क के रास्ते लाया जाएगा इन देशों में, जिनमें पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया शामिल हैं। सड़क के रास्ते इन देशों में लाया जाएगा और उसके बाद यहां से उन्हें भारत लाया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो छात्रों को एयरलिफ्ट भी किया जाएगा। 18 से 19 हजार छात्र हैं तकरीबन। आप समझिए कितना बड़ा ये ऑपरेशन भारत सरकार शुरू करने वाली है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी बात हो रही थी लगातार छात्रों से देश के सवाल में, वो सवाल उठा रहे थे कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम किस तरह से आएंगे। तो अब उनके लिए यह खबर है कि सरकार खर्चा उठाएगी, भारत सरकार उन छात्रों को देश लाने का खर्चा उठाएगी। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, रूस के विदेश मंत्री का बड़ा बयान आया है। यूक्रेन की सेना को लड़ाई बंद करनी होगी और लड़ाई बंद करने पर ही बातचीत संभव है। रूसी विदेश मंत्री का यह बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि यूक्रेन की सेना को लड़ाई बंद करनी होगी और लड़ाई बंद करने के बाद ही बातचीत संभव होगी, यानी हथियार डालने होंगे यूक्रेन की सेना को, उसके बाद ही बातचीत होगी यूक्रेन के साथ। ये रूस के विदेश मंत्री ने कहा है। तकरीबन कीव में कब्जा करने में 4 दिन का वक्त जेलेंस्की कह रहे हैं, लेकिन जानकार कहते हैं 1 से 2 दिन में वहां पर कब्जा कर लेंगे। तो इस वक्त की 2 बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। भारतीय दूतावास की तरफ से छात्र जो है यूक्रेन में फंसे, उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। उनसे कहा गया है कि वो अपने कागजात, अपने पासपोर्ट हमेशा तैयार रखें। 18 से 19 हजार ये छात्र हैं जिन्हें सड़क के रास्ते पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी लाया जाएगा और उसके बाद वहां से उन्हें भारत लाया जाएगा और जरूरत पड़ी तो इन छात्रों को एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें शहरों की हैं। शहर के शहर तबाह हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि कीव तक पहुंच चुकी है रूस की सेना और ये आग की तबाही की तस्वीरें आपको नजर आ रही है। लोग लड़ रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि 18 साल से जो बड़े उम्र के पुरुष हैं वो देश छोड़कर नहीं जा सकते और इसके अलावा उनको हथियार भी दिए गए हैं। उन सबसे कहा गया है कि वो रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ें। असॉल्ट राइफल्स दी गई हैं। नागरिकों को 18 साल से ज्यादा उम्र के जो पुरुष हैं उनको देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है, यानी उन्हें देश में ही रहना होगा और अपने देश के लिए लड़ाई लड़नी होगी, जेलेंस्की ने कहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, हम उनको भी जोड़ लेते हैं, उसके बाद हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ आसिफ रमीज साहब जुड़े हैं जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। साथ ही अनुरंजन झा लंदन से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। पूर्व राजनयिक संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। डॉक्टर वंदना भारतीय हैं जो यूक्रेन में रहती हैं, डॉक्टर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं। गिरीश पंत सामाजिक कार्यकर्ता यूक्रेन से छात्रों को रेस्क्यू कराने की मुहिम में जुटे हुए हैं। ये हमें बता सकते हैं बेहतर तरीके से कि वहां इस वक्त क्या स्थिति है। प्रणव एक मेडिकल छात्र हैं जो इस वक्त कीव में हैं, कीव भी जद में आ चुका है, वहां पर मौजूद हैं। और दिव्यांशु भी हैं, एक छात्र हैं जो यूक्रेन से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। ये तस्वीरें जो आ रही बेहद डराने वाली हैं। सबसे पहले आसिफ रमीज दाऊदी साहब, ये तस्वीरें डराने वाली, सीधे दुबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आसिफ रमीज साहब। ये बताइए सर कि क्या चाहता है आखिर रूस, क्या चाहते हैं पुतिन, अब आगे क्या होगा? सबके मन में यही सवाल है। आपका सवाल बहुत अच्छा है। पुतिन क्या चाहते हैं और रूस क्या चाहता है, ये तो बहुत पहले से ही क्लियर हो गया था। अगर 2014 और क्रीमिया उस वक्त अगर हिस्ट्री में जाए तब, लेकिन बीच में थोड़ा सा वो अनप्रेडिक्टेबल हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि समझ में नहीं आ रहा है कि वो चाहते क्या है। ठीक है, 2-3 डिमांड्स पुतिन की रही थी कि एक तो ये कि नेटो का मेंबर नहीं बने यूक्रेन, और दूसरा ये कि कैसे भी वहां जो फोर्सेस हैं और अपनी तरह से वो कैसे अपनी सरकार वहां पे ऐसी हुकूमत ला सके जहां उनका काम चले। और उनका जो सबसे बड़ी एक मंशा है वो अखंड
यूएसएसआर जो उनका खो गया था उसको वापस लाने का। 22 साल से वो शासन में रहे और उनको लगा कि अब थोड़ा सा सब कुछ तो कर लिया, अब कुछ एडवेंचर्स किया जाए, कुछ डिफरेंट किया जाए, ऐसा लग रहा है। अब जो यहाँ पे ये तमाम चीजें हुई हैं रशिया के अंदर, ये मेरे ख्याल से तमाम चीजें 2 दिनों से एक्सपेक्टेड थी, और ये तमाम भयभीत करने वाली, बिल्कुल डराने वाली जो कुछ फोटोज आ रही हैं, जो पिक्चर्स आ रही हैं, 2-3 दिन से हम लोग मीडिया रिपोर्ट्स को भी देख रहे हैं और डिबेट्स में भी जाके अंदाजा लग रहा है, और जब हम लोगों से किसी भी तरह से कनेक्ट हो रहे हैं तो हमें पता चलता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब उसको देखते हुए ये लग रहा है कि अब आगे क्या होना चाहिए, रूस आगे क्या चाहता है। रूस एक्चुअली और पुतिन आगे यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से ज़ेलेंस्की का और वहां की आर्मी का मनोबल पूरी तरह से खत्म हो जाए और वो सरेंडर कर दें, और वो अपने हिसाब की इनकी सरकार को खत्म करके वो अपनी किसी भी वहां पे अपने कहते हैं ना, अपने कॉन्फिडेंस वाले सरकार को, जैसे आपने देखा होगा अफगानिस्तान के अंदर भी बीच में कई साल तक दूसरी सरकारें रही थी और किस तरह से अमेरिका ने और नेटो की फोर्सेस ने वहां पे यानी जाके, वो अगर यूक्रेन में कब्जा करेंगे तो वहां पर अपने समर्थित सरकार वहां पर बनाएंगे और उसके बाद बाहर निकल जाएंगे, ये कह रहे हैं आप? नहीं पहले तो अपनी समर्पित क्या कहते हैं सपोर्टेड जो उनकी गवर्नमेंट होगी उनको बनाएंगे, और धीरे धीरे मेरे हिसाब से, जैसा अभी मैंने अपनी बात में भी कहा चर्चा में, कि यूएसएसआर का जो पूरा अखंड यूएसएसआर वो नेशनलिस्ट अप्रोच लेके चल रहे हैं। और अभी देखें कि कुछ दिनों कल ही वहां के लोगों ने रशिया में भी काफी एक तरह से विद्रोह भी दिखाया जब ज़ेलेंस्की ने अपनी भाषण दी और अपनी स्पीच दी और लोगों से रिक्वेस्ट करी। तो अब ये लग रहा है कि उनको अपने लोगों को भी संभालना है, और इतना बड़ा फैसला कोई आसान फैसला होता नहीं है। और 2 सुपर पावर्स की लड़ाई है, 2 क्या, अभी रशिया जो है इसमें पूरी तरह से अभी अपना एक वर्चस्व बनाने के लिए जो एक लड़ रहे हैं पुतिन, उनका वर्चस्व तो अभी तक तो बन ही चुका है। आसिफ साहब, शायद इसी धोखे में मारा गया यूक्रेन की 2 सुपर पावर की लड़ाई है। संजीव जी, क्या बाइडेन के भरोसे पर मारा गया यूक्रेन? जी देखिए, ये बात स्पष्ट रूप से नजर आती है कि अभी तक जिस तरीके से यूक्रेन को मदद मिलनी चाहिए थी, यूक्रेन के का जो संकट है, रशिया का जो हमला है यूक्रेन के ऊपर, उसका जैसा रिस्पांस होना चाहिए था अमेरिका और नेटो की तरफ से, वो रिस्पांस नहीं दिखा है। यद्यपि कि उन्होंने जरूर इस बात को पहले ही कह रखा था कि जब तक कि नेटो की टेरिटरीज कोई डायरेक्टली अंदर मिलिट्री अटैक नहीं आती है, नेटो इसे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ये बात अमेरिका और नेटो की तरफ से अवश्य स्पष्ट की गई थी, और उन्होंने आर्थिक जो प्रतिबंध जो लगाए हैं वो भी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये काफी है। अभी अमेरिका और नेटो को इस बात को इंश्योर करना होगा कि उनके एक्शंस ऐसे इस तरीके के हों, ऐसे स्ट्रांग एक्शंस हों कि रशिया नेगोशिएटिंग टेबल पर आने के लिए मजबूर हो, और वो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर का सम्मान करते हुए बातचीत के माध्यम से समस्या का निराकरण करे। आपने जो पहला प्रश्न के बारे में मैं भी कुछ कमेंट करना चाहूंगा कि अभी रशिया आगे यही करना की कोशिश कर सकता है कि यूक्रेन में अपनी जो पूरी कंट्रोल्ड सरकार है उसको स्थापित करेगा, और फिर वहां पे जाहिर है कि इस तरीके की जो कवायद करके वो पूरे यूक्रेन को अपनी जद में लेगा। उसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि रशिया की जो महत्वाकांक्षाएं हैं यहीं तक नहीं रुकेंगी। वो जॉर्जिया को लेकर के भी लगातार अपनी बयानबाजी करते रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन, और जॉर्जिया के भी वो नेटो में शामिल होने के विरोधी रहे। तो जॉर्जिया जैसे राष्ट्रों के ऊपर भी एक संकट की स्थितियां हो सकती हैं, इस बात की संभावनाएं बन सकती हैं। साथ ही साथ जैसा कि मैंने पहले भी आपके डिबेट में कहा है और अन्य जगहों पर भी कहा है कि ये जो उदाहरण प्रस्तुत किया गया है ये पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने बेहद गलत उदाहरण है। चाइना इस तरीके के उदाहरणों का सहारा लेते हुए, इसका आधार बनाते हुए वो ताइवान को खतरे में डाल सकता है, इस बात की पूरी आशंका दिखाई देती है। चाइना के अन्य जो फॉल्स टेरिटोरियल क्लेम्स हैं वो भी उसकी खतरे में आ सकते हैं। भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा है इसके ऊपर भी खतरा पैदा हो सकता है यदि इसी तरीके के गलत उदाहरणों को सफलतापूर्वक जो है, अगर ये उदाहरण बनेगा तो भारत के लिए खतरा पैदा हो सकता है, ये आप कह रहे हैं। अनुरंजन जी, आप इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। यूरोपीय देशों को की क्या इस वक्त वहां पर क्या चर्चाएं चल रही हैं? नेटो देश जिनको लेकर उम्मीद थी यूक्रेन को कि उनकी मदद के लिए आगे आएगा, यूक्रेन को लग रहा था कि अगर रशिया उस पर हमला करेगा तो नेटो सेनाएं उसकी रक्षा करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो सुपर पावर अमेरिका उसने साथ छोड़ दिया, नेटो साथ में नहीं आया। ये सब आखिर किसके भरोसे पर हुआ?
देखिए अर्चना, ये लड़ाई जो है ये स्पष्ट दिखता है जब से। ऐसा नहीं है कि ये 2 दिन के अंदर ये लड़ाई शुरू हो गई है। ऐसा ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई काफी लंबे समय से तैयारी चल रही थी। और रशिया की अगर हम बात करें तो रशिया ऐसा नहीं है कि अचानक से उसने 2 दिन में हमला कर दिया। वो इसकी तैयारी काफी लंबे अरसे से, अगर स्पष्ट तरीके से समझे तो कई सालों से कर रहा था। और ये अब स्थिति ऐसी आई कि जब नेटो, देखिए नेटो की अगर परिस्थिति को हम समझते हैं, अगर नेटो को हम देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होना चाहिए था, वो परिस्थितियां कैसी थी, उस परिस्थितियों के बाद नेटो को धीरे धीरे कमजोर होना चाहिए था, लेकिन नेटो और ज्यादा धीरे धीरे मजबूत हुआ। वो परिस्थितियां उसकी बनती गई। अब स्थिति ये है कि यूरोप, चूंकि अगर हम रशिया के बाद अगर स्थिति देखें तो यूक्रेन क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा देश है। अगर वो नेटो में शामिल होता है तो वो रशिया के लिए एक मुश्किल की एक परिस्थिति बनती है, क्योंकि अभी वो नेटो में नहीं है। और जो भी नेटो के 27 देश, जो यूरोपियन, जिसको हम लोग यूयू कहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज, अच्छा ब्रेक्जिट के बाद यूरोप के बाकी हिस्सों में और ब्रिटेन में ये एक बहुत परिवर्तन आया है। तो उधर जर्मनी बहुत मजबूत स्थिति में है। अब जर्मनी किस तरीके के सैंक्शंस लगाता है, क्या उसके परिणाम होते हैं, और जो सैंक्शंस लग रहे हैं अर्चना, उन सैंक्शंस का बहुत बड़ा प्रभाव यूरोप में पड़ेगा, उल्टा इनको भी पड़ सकता है। क्योंकि देखिए अभी क्या है, आप उनके बैंक्स बंद कर रहे हैं, आप उनके करोड़पतियों अरबपतियों पे बंदिशें लगा रहे हैं। बिल्कुल अनुरंजन जी, इन सैंक्शंस का कितना असर रशिया पे पड़ेगा ये तो देखना होगा, क्योंकि लंबे समय से वो ऐसे प्रतिबंध झेल रहा है और उसको शायद आदत हो गई है इनसे लड़ने की। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं जो यूक्रेन से सीधे जुड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर वंदना है। डॉक्टर वंदना, ये बताइए कि आप इस वक्त कहाँ हैं, क्या आपको कोई जानकारी दी गई है, कोई आपकी बातचीत हुई है अभी अधिकारियों से? डॉक्टर वंदना, डॉक्टर वंदना आप अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक म्यूट है शायद। नो मैम। चलिए डॉक्टर वंदना, हम आपसे दोबारा संपर्क करेंगे, आपके शायद नेटवर्क में कुछ दिक्कत हो रही है। हमारे साथ प्रणव जुड़े हैं जो मेडिकल छात्र हैं, इस वक्त कीव में मौजूद हैं। प्रणव, ये बताइए कि कीव में इस वक्त हालात कैसे हैं, आप सुरक्षित हैं, ठीक हैं एकदम? हेलो मैम, कैन यू लिसन मी? जी जी। वंदना, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, नेटवर्क में दिक्कत है। प्रणव, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, प्रणव तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम दोबारा इनसे संपर्क करेंगे, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि वहां जो लोग रह रहे हैं वो इस वक्त किस हाल में हैं, उन तक कोई मदद पहुंच रही है, उनकी बातचीत हुई है या नहीं हुई है। गिरीश पंत हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो यूक्रेन के छात्रों को रेस्क्यू करने में भी जुटे हुए हैं। गिरीश जी, आपको क्या जानकारी दी गई है, आपकी क्या अभी कुछ बात हुई है अधिकारियों से? क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि अब इन छात्रों को 4 कंट्रीज में लाया जाएगा और वहां से फिर भारत इनको लाया जाएगा। जी अर्चना जी, मैं बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है कि भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी करी है कि उन 4 देशों के अलग अलग जगह से उनको निकाला जाएगा। और हमारी एम्बेसी, हमारी मिशन जो यूक्रेन में है, वो बिल्कुल उस पर दिन रात लगी है। मैं पिछले 24 घंटे से, मैं दुबई में हूँ, लेकिन पिछले 24 घंटे से 200 से ज़्यादा छात्रों से संपर्क में हूँ और अपने मिशन से भी संपर्क में हूँ। मेरी अधिकारी से बात हुई है और उन्होंने जो भी एडवाइजरी जारी करी है उनको मैंने बोला है, उनको छात्रों को बताया है, या जो शेफ हैं या होटल के हैं, जिस राज्य के जो भी लोग हैं, एक ग्रुप हमने क्रिएट किया है जिसमें 100 से ज्यादा, उसमें सभी लोगों को एकजुट किया है ताकि सबको सूचना एक साथ मिल सके। और सभी के पास जो स्थिति है, एक तो पैसे नहीं है, तो उनको बोला गया है भारत सरकार ने कि उनको आने जाने का खर्चा जो भी होगा वो भारत सरकार उठाएगी। और हमारी मिशन पूरी जिम्मेदारी के साथ लगी हुई है और अलग अलग पोलैंड के साथ भी संपर्क में है, अलग देशों के साथ संपर्क में होकर उन तमाम भारतीयों को निकाला जाएगा। भारत सरकार पे हमें भरोसा है, क्योंकि पहले भी इस तरह के कई रेस्क्यू ऑपरेशन भारत सरकार ने सफलतापूर्वक किए हैं। भारत नहीं बल्कि अन्य 40 देशों को भी निकाला है। और मैं समझता हूं कि आपके माध्यम से, गिरीश जी, छात्रों को आश्वासन दिया गया है, सरकार की तरफ से कहा गया है कि भारत सरकार अपने खर्चे पर लाएगी, बस ये अपने कागजात, जो पासपोर्ट हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी, वो तैयार रखें हर वक्त। दिव्यांशु भी हमारे साथ यूक्रेन से जुड़े हुए हैं, छात्र हैं। दिव्यांशु, आप ये बताइए कि आप इस वक्त कहां पर है, कैसी परिस्थिति है वहां पर, और आप ठीक है एकदम?
मैम मैं अभी इवानो फ्रैंकिस में हूँ और यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हूँ यहाँ के इंडियन स्टूडेंट्स का। और अभी हम लोग यहाँ से दो बैचेस लेके जा रहे हैं 240 स्टूडेंट्स के हंगरी बॉर्डर पे, और कुछ रोमानिया बॉर्डर पे लेके जा रहे हैं एक बैचेस को। तो बस यहाँ से निकलने की तैयारी चल रही है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आ चुके हैं और मैम हम लोग निकलने की यहाँ से तैयारी कर रहे हैं। बाकी सेफ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सेफ्टी तो नहीं है बिल्कुल भी। अभी हम थोड़ा इस जोन में है तो थोड़ा कम है। कल ही यहाँ पे बस एक बॉम्बरिंग हुई थी 1-2 बार, बाकी अभी सेफ है और यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं आप लोग रोमानिया बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि वहां पे पहुंचे और उसके बाद वहां से आप लोगों को निकाला जाएगा। हमारे साथ एक और छात्र जुड़े हैं, अजीत हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत अजय हमारे साथ जुड़े हैं। अजय बताइए कि आप कहां पर हैं इस वक्त और क्या आप भी वहां से अब मूव कर रहे हैं? कितने लोग आपके साथ हैं? और हाँ जी, हम यहाँ पे क्यू में हैं। हेलो जी अजय, क्या अब आप कीव से निकल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जहां हैं वहीं अभी आपको रहने के लिए कहा गया है? क्या आपकी एम्बेसी के अधिकारियों से बात हुई है? जी, एम्बेसी बोली है कि अब हमारे मैसेज का वेट करो, हम लोग यहीं पे बैठे हैं, जब कोई रिप्लाई आता है तो हम जाएंगे। हम 4-5 लोग हैं। देखिए आप 4-5 लोग हैं कह रहे हैं और अभी आप वेट कर रहे हैं, आपको एम्बेसी की तरफ से इंतजार करने के लिए कहा गया है। जी, आप जहां पे है वहां पर जो बेसिक चीजें होती हैं जैसे लाइट है, क्या वो ठीक आ रही? खाने पीने की चीजें आप लोगों के पास हैं? क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं और इनकी सबसे ज्यादा किल्लत होती है इन हालातों में। लाइट तो आ रही है, पर कल हम मार्केट गए थे तो पूरा मतलब कि सामान खरीदे, 2-3 दिन के लिए खरीद लिए हैं, मगर फिर अब तो शॉप खुल नहीं रही है। और बैंक गए थे तो एटीएम भी काम नहीं कर रहा अब तो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपसे संपर्क करेंगे अधिकारी और जैसा उन्होंने इंतजार करने के लिए कुछ समय बाद आपको भी यहां से निकाला जाएगा। हालांकि पूरी तरह से आश्वासन दिया गया है, ये आप सबको कहना चाहेंगे, हम बताना चाहेंगे इंडिया न्यूज के माध्यम से, और जो लोग आपके आसपास हैं उनको भी आप बता दीजिए कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि सबको निकाला जाएगा और जरूरत पड़ी तो यहां तक कि एयरलिफ्ट भी किया जाएगा, ये भी कहा गया, और सबका खर्चा भी सरकार उठाएगी। तो कई छात्र इसलिए परेशान थे कि उनके पास इतने पैसे नहीं है, तो अब इस चीज के लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं। बस आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा हर वक्त अपने पास, ये सरकार की तरफ से कहा गया है। रमीज साहब, जो अभी तक सरकार कदम उठा रही, जो बात हुई पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि नेटो देशों के साथ जो भी समस्या है, जो चीजें हैं, वो कूटनीतिक तरीके से बातचीत से हल होनी चाहिए। पहली बात, क्या ये बातचीत से हल हो पाएंगी? अगर हल हो पाती तो क्या स्थिति यहां तक पहुंचती? दूसरी चीज, भारत की भूमिका किस तरीके की होनी चाहिए? जो डिप्लोमेटिकली भारत रूस की तरफ कुछ दिख रहा है वो ठीक है, या भारत को एकदम न्यूट्रल होना चाहिए इस वक्त? जरा सा मुझे समय दीजिएगा, इस सवाल का बहुत अच्छा सवाल है और अच्छे तरीके से मैं कोशिश करूंगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। पहली चीज तो यह है कि हिंदुस्तान जो है बहुत ही, कहते हैं ना, पीस लविंग कंट्री, और हम चाहते हैं कि, और तमाम वो सेंसिबल कंट्रीज जो दुनिया की हैं वो चाहती हैं कि वॉर सॉल्यूशन नहीं हो सकता है और निगोशिएटिंग टेबल पे आके ही उसकी बात हो, डायलॉग्स हो, उसके बाद ही कोई रास्ता निकले, क्योंकि लोगों की जाने जाना और इस तरह से एक हैवॉक और पैनिक सिचुएशन क्रिएट करना वो बिल्कुल भी सही नहीं होता है। और जो हमारे प्रधानमंत्री की बात हुई है पुतिन से, और आपको और हम सबको ये बात पूरी तरह से अच्छी तरह से पता है कि कई साल पुराना हिंदुस्तान का रिश्ता बहुत अच्छा है रशिया के साथ, और हिंदुस्तान का रिश्ता आप कहें कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो होती है वो आपके अमेरिका के साथ भी है और कई ऐसे दूसरे मुल्कों के साथ जो यूरोप में है, ज्यादातर कंट्रीज के साथ। हिंदुस्तान की पॉलिसी हमेशा बहुत अच्छी रही और फॉरेन पॉलिसी बहुत ही जबरदस्त है। इस वक्त भी अगर आप देखें तो आपने जो ये सवाल किया है कि क्या इस तरह से नेगोशिएशन करके या क्या पुतिन इसको डायलॉग टेबल पे आ सकते हैं कि नहीं, तो ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन वो तमाम लोग, आपने देखा होगा कि किस तरह से फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है मैक्रो, उन्होंने भी एक इनिशिएटिव ली थी और बीच में ये बात भी आ गई थी पिछले हफ्ते ही कि उनकी जो है पुतिन के साथ मीटिंग होने की संभावनाएं हो गई थी। लेकिन अचानक से फिर क्या हुआ कि वो दूसरे ऐसे डेवलपमेंट्स हुए और ये अटैक्स हो गए और ये तमाम सिचुएशन पूरी तरह से बिगड़ गई। आपने देखा होगा कि जो बाइडेन ने जो अपनी स्पीच दी तो लास्ट में उन्होंने खुद भी कहा था कि वी आर ओपन फॉर द डिप्लोमेटिक डायलॉग्स इफ रूस इज सीरियस, ये उनका एक सेंटेंस था लास्ट टाइम। लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा है कि इन तमाम हालात में सिवाय यूक्रेन के साथ
यूक्रेन के साथ तो पुतिन चाहते ही है कि वो कैसे भी ज़ेलेंस्की तैयार हो जाए और उसके साथ नेगोशिएशन के लिए आ जाए और टेबल पे और बात पूरी तरह से खत्म हो जाए फिलहाल। लेकिन दूसरा जो सवाल आपका था कि हिंदुस्तान का क्या इसमें सबसे बड़ा रोल हो सकता है कि नहीं, तो मैं बताऊं कि हिंदुस्तान ने जो अपना स्टैंड रखा है वो अपने एक आइडिया है हमारा हमेशा से कि टेररिज्म को हम इनकरेज नहीं करते, वॉर को हम सपोर्ट नहीं करते और पीस और हम चाहते हैं कि प्रॉस्पेरिटी और शांति हर ओर फैलती रहे। इस चीज को नजर में रखते हुए हिंदुस्तान ने एक बहुत ही बड़ा स्टैंड रखा और वो रखा कि हम चाहते हैं कि एक कैसे भी नेगोशिएशंस हो, डायलॉग्स हो और बातचीत करके इसका हल निकालें। अब इसमें क्या होगा कि अगर इससे हल निकलता है तभी ठीक है, क्योंकि चाइना जो है वो आज की तारीख में रशिया के बहुत करीब आता जा रहा है और चाइना एक कहते हैं ना इंग्लिश में कि वेदर चाइना इज अ फायर फाइटर और इंसिनरेटर, कि क्या वो उसको आग को बुझा रहे हैं, आग को उसमें और उसमें घी डालने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे चाइना बहुत ही कहते हैं ना बहुत ही स्मार्टली दो बड़े सुपर पावर्स इसीलिए भारत के लिए जरूरी है, क्योंकि रूस पुराना सहयोगी भी रहा है और चाइना इस वक्त करीब है रूस के, तो भारत के लिए डिप्लोमेटिकली बहुत जरूरी है कि वो सोच समझ के कदम उठाए। और जिस तरह से एक बात ऐड कर दूं इसमें मैं अर्चना जी, जो आप कह रही हैं, आऊंगी आपके पास रमी साहब। अभी एक हेडलाइंस देख लेते हैं, एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पे, वापस लौटेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा, MDH किचन किंग मसाला, बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक, असली मसाले सच सच MDH और अंकुर नमक, असली नमक, नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं। युद्ध के बीच रूस और यूक्रेन ने शर्तों के साथ की बातचीत की पेशकश। रूसी विदेश मंत्री ने यूक्रेन को लड़ाई रोककर बातचीत करने का दिया ऑफर। यूक्रेन ने कहा सुरक्षा की गारंटी मिले तो हम भी तैयार। यूक्रेन में रूस के हमले का दूसरा दिन, राजधानी कीव में घुसी रूसी फौज, अलग अलग जगह मिसाइलों से हमला, हर तरफ मौत का तांडव, तबाही का मंजर, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट से अटैक जारी। यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले चेर्नोबिल में बढ़ा रेडिएशन, लंबे समय से बंद पड़ा है चेर्नोबिल प्लांट, टैंक और भारी संख्या में सेना की आवाजाही से बढ़ा रेडिएशन। प्रतिबंधों के जरिए रूस को जंग से रोकने की कोशिश, कई देशों ने लगाए प्रतिबंध। यूक्रेन के राष्ट्रपति की यूरोपीय यूनियन से कड़े प्रतिबंध लगाने की अपील। आज शाम 7:30 बजे नाटो देशों की बैठक। यूक्रेन के वॉर जोन में फंसे करीब 19,000 भारतीय बंकर्स में छिपकर बचा रहे जान, वतन वापसी का इंतजार। 4 देशों के जरिए रेस्क्यू का प्लान, भारत सरकार देगी किराया, CCS की बैठक में फैसला। यूपी में आज थम जाएगा 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर। 12 जिलों की 61 सीटों पर 27 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। अमेठी में एक साथ राहुल प्रियंका का प्रचार, CM योगी अखिलेश यादव की भी रैली। तो हम सवाल उठा रहे हैं, क्या बाइडेन के भरोसे पर मारा गया यूक्रेन को क्या बाइडेन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, नेटो देशों की तरफ से यह आश्वासन दिया गया था कि अगर रूस कुछ करेगा तो हम उसके खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन जब ये लड़ाई शुरू हुई तो कोई भी उसके साथ नहीं आया। संजीव श्रीवास्तव जी, और इसीलिए शायद जेलेंस्की को ये कहना पड़ा अपने लोगों से कि आप लड़िए, 18 साल से ऊपर के लोग देश से बाहर नहीं जा सकते, वो हथियार मुहैया करा रहे हैं जो सिविलियंस हैं उनको, क्योंकि जो आश्वासन उनको दिया गया था नेटो की तरफ से और अमेरिका की तरफ से वो पूरा नहीं किया गया। सैंक्शंस लगाने की बात हो रही है, लेकिन इसका असर जब होगा तब होगा। अभी जमीन पे जिस मदद की जरूरत है यूक्रेन को, उसके लिए कोई नहीं खड़ा उसके साथ। जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यूक्रेन में आने वाले समय में एक इंसर्जेंसी वाली स्थितियां पैदा होंगी और जो ऐसे लोग जो कि हथियार उठाएंगे और रशिया की फोर्सेस से वो लड़ाई करेंगे, उन्हें अमेरिका और नेटो मिलिटरली इक्विप करने का कार्य करेंगे। ये बात, इस तरह की रणनीति अमेरिका और नेटो ने ऐसी रिपोर्ट्स नहीं है कि बना के रखी हुई हैं। इकोनॉमिक सैंक्शंस तो लगाने की अमेरिका बात पहले से ही कर रहा था और इसने सीवियर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा भी दिए हैं। यूरोपियन कंट्रीज ने भी सैंक्शंस लगाए हैं।
लेकिन अन्य जो जहां तक मिलिट्री रिस्पांस करने की बात थी, इसको लेकर के अमेरिका, नाटो लगातार इसको क्लेरिफाई करते रहे कि जब तक नाटो की जो टेरिटरीज हैं, रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया जैसे जो कंट्रीज हैं, नाटो की जो अन्य कंट्रीज हैं, जब तक किसी डायरेक्ट मिलिट्री अटैक में नहीं आती, तब तक अमेरिका और नाटो से मिलिटरली रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। लेकिन यस, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखता है कि यदि यूक्रेन के लोग हथियार उठाते हैं तो उनको सपोर्ट करने का जो कार्य है, उन्हें मिलिटरली इक्विप करने का जो कार्य है, वो अमेरिका और नाटो कर सकते हैं। संजीव जी, जाहिर है कि लेकिन लोग जो हैं, जो इस यूक्रेन वक्त खुद परेशान हैं, जिनको ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिली है, उनको युद्ध में झोंक देना है, आग में झोंक देने का क्या मतलब है? देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यूक्रेन की तबाही और बर्बादी वाली स्थिति होती जा रही है। यूक्रेन में वैसे ही स्थितियां बनती जा रही हैं जैसा कि इराक, जैसा कि अफगानिस्तान में हुआ था। और ये यूक्रेन एक ऐसे जाहिर है कि युद्ध के दलदल में फंस गया है कि उसका सबसे बड़ा जो खामियाजा है, सबसे बड़ी बर्बादी वहां के आम लोगों को उठानी पड़ेगी। यूक्रेन के लोग शांतिप्रिय लोग थे। यूक्रेन में एक शांतिपूर्ण जीवन लोग बिता रहे थे। विदेशों के जो छात्र थे, भारतीय छात्र से पढ़ रहे थे। एक शांतिपूर्ण स्थिति को, एक शांतिपूर्ण राष्ट्र को, जहां पे लोग अपने अपने जीवन में बिल्कुल व्यस्त थे, उसे इस तरीके से बर्बाद कर देना, तबाह कर देना, ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा अपराध है। और इस तरीके का जी अनुरंजन जी, यूक्रेन जो शांतिपूर्ण देश था, वहां पर कोई ऐसा मिलिट्री अभियान नहीं हुआ था अभी। इस अमेरिका की वजह से क्या ये है, अमेरिका इसके लिए जिम्मेदार है? अफगानिस्तान के हालात के लिए अमेरिका जिम्मेदार? जब तालिबान आगे बढ़ रहे थे, अमेरिका छोड़ के निकल गया। जो बाइडेन जब आए तो उन्होंने कहा कि अब हम अफगानिस्तान खाली करेंगे, और वो निकल आए। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि अफगानिस्तान के लोगों को किन हालातों में उन्होंने छोड़ा है। उसके बाद अब दूसरा उदाहरण उसी तरह का यूक्रेन बन रहा है, जहां पर पहले तो उन्होंने आश्वासन दिया यूक्रेन को और उसके बाद कदम पीछे खींच लिए, सैंक्शंस लगा रहे। उन सैंक्शंस का क्या मतलब जब देश ही वो नहीं बचेगा? देखिए अर्चना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जिन सैंक्शंस को अभी लगाया जा रहा है, जिस तरीके के सैंक्शंस लागू किए जा रहे हैं, उसका परिणाम तो बाद में आएगा और उसके परिणाम में यूरोपीय देश भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो सैंक्शंस रशिया पे लगा करके वो रशिया को उससे डिस्टर्ब कर देंगे। अगर जैसे मान लीजिए कि जर्मनी ने बहुत सारे ऐसे काम किए जो सैंक्शंस के दायरे में आते हैं, जो उन्होंने कुछ गैस प्लांट्स को लेकर के था, जो उनकी पाइपलाइन आनी थी, उसकी प्रोजेक्ट्स को रोक दिया। ऐसे बहुत सारे काम वो करेंगे। अभी मैं आपको अगर ब्रिटेन की बात बताऊं तो ब्रिटेन में स्थिति ये होती जा रही है कि चूंकि नाटो की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने क्षेत्र की का बचाव करें। अब वो कह रहे हैं कि नहीं जी, हमारे क्षेत्र में नहीं आता। आप बिल्कुल बॉर्डर पे खड़े हैं, सीमा पर खड़े हैं। और सबसे बड़ी जो बात है, रशिया और नाटो कंट्रीज या अमेरिका जोड़ लीजिए उसमें, जिसमें नाटो कंट्रीज में अमेरिका भी शामिल है, इनकी सबसे बड़ी नजर यूरोप के उस बड़े देश पे है, बड़े भूभाग पे है, जिसको यूक्रेन कहते हैं। एक जमाने में यूक्रेन कितना 30 साल पुराना देश है मान लीजिए। अब यूक्रेन जब रशिया का हिस्सा हुआ करता था, तब से लेकर के वो रशिया की अलग पॉलिसी यूक्रेन को लेकर के चल रही है। नाटो क्या चाहता है? नाटो चाहता है कि वो उनकी जिम्मेदारी में आ जाए, उनका एक सदस्य देश बन जाए। और जेलेंस्की भी चाहते हैं, लेकिन नाटो के चाहने से और जेलेंस्की के चाहने के बीच में रशिया इसलिए खड़ा है कि रशिया जानता है कि यूरोप का एक बड़ा हिस्सा अगर नाटो में चला जाता है तो कल को रशिया के लिए वो मुश्किलें बढ़ती हैं। बिल्कुल, वो ये नहीं चाहता। और आज की स्थिति में जो आपने कहा बाइडेन को लेकर के, चाहे वो अमेरिका की स्थिति रही हो या इराक की स्थिति रही हो, यहां पर परिस्थितियां बहुत स्पष्ट हैं कि आगे बढ़ाइए और पीछे हट जाइए। विरोध शुरू हुआ है। अगर रशिया के आम लोगों ने अगर उनका विरोध करना शुरू किया है तो आप समझिए कि विरोध तो होगा। लेकिन आज की तारीख में ब्रिटेन ने और अमेरिका ने, नाटो के बाकी देशों ने एक तरीके से अपनी जिम्मेदारी का ठीक से, क्योंकि देखिए स्पष्ट तौर पे तो नाटो के सदस्य है नहीं यूक्रेन, तो वो तो कह सकते हैं कि भैया हम नहीं जाएंगे। लेकिन आप ही की वजह से, क्योंकि बेसिक जो बात थी, बार बार पुतिन का यही कहना था कि आप देखिए, आप नाटो के सदस्य देश बनने की कोशिश मत करिए और मैं इससे हट जाऊंगा। आसिफ साहब, इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा? 2 दिन पहले बोरिस जॉनसन, यूके के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि हम सैन्य मदद देंगे अगर रूस ने हमला किया। और ये बात लगातार
यूके की तरफ से कही जा रही थी, यूरोपीय देशों की तरफ से कही जा रही थी, अमेरिका की तरफ से कही जा रही थी, इवन मैप भी दिए गए थे, सैटेलाइट मैप्स, जिसमें यह था कि वो किस तरह से घेराबंदी यूक्रेन की कर रहा है। 2 दिन पहले कहा कि हम सैन्य मदद देंगे अगर रूस ने हमला किया यूक्रेन में। तो कल जो उनका बयान है उसमें वो कह रहे हैं रूस के हाथ खून से रंगे हुए हैं और हम इसके लिए निंदा कर रहे हैं, सैंक्शंस लगाएंगे, लेकिन अब उन्होंने मदद देने की बात नहीं की, ना ही कोई मदद भेजी। तो ये तो सीधा सा है ना कि यूक्रेन को युद्ध की आग में झोंक दिया गया, एक छोटे देश को उकसाया गया, उसको कहा गया आप नेटो का हिस्सा बन जाइए क्योंकि ये यूरोपियन कंट्रीज के लिए फायदेमंद है। अमेरिका चाहता है कि वो हिस्सा बन जाए ताकि उसके जद में आ जाए, और अब उसके बाद किनारा कर लिया। बिल्कुल सही कह रही हैं। इन्हीं तमाम 2-3 दिन के डेवलपमेंट्स को देख के तो लग रहा है कि यूक्रेन पूरी तरह से यूज एंड थ्रो भी कहते हैं और एस्केप गोट और बलि का बकरा जो बनाया जाता है वो हुआ है। इस पे कुछ लोग ये दलील देते हैं कि पहले से कहा नेटो ने कहा था या अमेरिका ने कहा था कि हम अपनी फौज को वहां भेजेंगे, लेकिन आपने बिल्कुल सही बात कही कि 2 दिन पहले बोरिस जॉनसन ने कहा। अभी आपने देखा होगा कि टर्की से भी इस तरह के स्टेटमेंट्स है, नेटो का वो मेंबर है, और इस तरह के कई और जगह से बड़ी एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आई। ये तमाम स्टेटमेंट्स उस वक्त आई थी जब रशिया ने और पुतिन ने हमला जो है वो किया नहीं था, तैयारियां चल रही थी। तो इसको आप ये समझिए कि मेरे ख्याल से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इधर से चल रहा था कि हम इस तरह से कॉन्सिक्वेंसेस की बातें करेंगे और सारी हम क्या कहते मिलिट्री सपोर्ट भी देंगे, तो शायद रशिया जो है वो ऐसा नहीं करे। और कहीं ना कहीं हम सब लोगों को भी लग रहा था कि पुतिन और रशिया अभी इस तरह से शायद नहीं करें क्योंकि लोगों की जान का मामला होता है, लेकिन अचानक से इस तरह से छोड़ के चले जाना और सिर्फ स्टेटमेंट्स पे आ जाना। स्टेटमेंट्स में कोई कह रहा है, जैसे बोरिस जॉनसन ने खुद कहा कि बारबेरिक अटैक है और उसको कहा जा रहा है अनप्रोवोक्ड है और अनजस्टिफाइड है। ये सब कहने से वो बहुत ज्यादा अभी जो वहां की जनता या जो वहां का माहौल बिगड़ा है या लोगों की जो जाने गई है कुछ जैसे यूक्रेन क्लेम कर रही है, यही सवाल हम उठा रहे हैं कि सिर्फ जबानी आश्वासन दिया जा रहा है, आप उसकी निंदा कर रहे हैं, उससे क्या? जो देश युद्ध लड़ रहा है उसके साथ कौन खड़ा है? जिस देश को इस युद्ध के हालात में झोंका गया उसके लिए तो ये देश भी जिम्मेदार हैं, लेकिन क्या वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? क्या पहले उन्हें नेटो के नियम नहीं पता थे कि अगर नेटो का सदस्य नहीं है यूक्रेन तो उनकी सेनाएं ट्रूप्स नहीं जा सकते हैं ग्राउंड पर? ये बात तो पहले से पता थी। उसके बाद इस तरह की स्थिति पैदा करने के लिए संजीव जी, क्या वाकई ये सारे देश जिम्मेदार नहीं हैं? अमेरिका जो खुद को पूरी दुनिया का मुख्तार समझता है और जिसने बढ़ावा दिया यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनने के लिए, और आखिरी वक्त में अब सिर्फ सैंक्शंस लगा रहा है। जी देखिए, मेरा इसमें स्पष्ट रूप से मानना है कि अमेरिका और नेटो का ये जो स्टैंड कि जब तक नेटो की टेरिटरीज अंडर अटैक नहीं आएंगी तब तक वो मिलिट्री रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे और इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे। ये उस समय वो कह रहे थे कि ऐसा लगता है कि उन्हें भी इस बात की उम्मीद थी कि शायद इस तरीके की रशिया इस तरह का दुस्साहस नहीं करेगा, लेकिन अब जब रशिया ने हमला कर दिया है यूक्रेन को, उसने ये कैसे? क्योंकि मैप तो अमेरिका भी जारी कर रहा था, मैप यूके की तरफ से भी जारी किए जाते सैटेलाइट मैप, जिसमें साफ था कि वो घेर चुका है और वो हमला करेगा। वो और डेट बाइडेन ने डेट तक कही थी, 16 फरवरी डेट बताई थी, 16 फरवरी नहीं हुई, 22 फरवरी होगी, लेकिन अटैक तो किया नहीं। देखिए, बाइडेन अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये रणनीति बनाई गई थी कि रशिया की जो स्ट्रेटजीज है उसको पहले ही एक्सपोज कर दिया जाए। जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एंटोनी ब्लिंकन जो वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने रशिया की स्ट्रेटजी को एक्सपोज करके रशिया को के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की कि ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने अगर पहले ही एक एक्सपोजर हो जाएगा तो शायद रशिया अटैक न करे। तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं न कहीं सारी तैयारी, और दूसरी बात ये भी है कि अमेरिका और नाटो की तरफ से लगातार अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को नेटो की टेरिटरीज में मजबूत दिखाने की कोशिश की जा रही थी। लगातार आप देखें तो यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की एयरक्राफ्ट जी संजीव जी रोकूंगी, बहुत छोटा सा कमेंट अनुरंजन जी, क्या ये साफ हो रहा है इस पूरी कंडीशन में कि जो ताकतवर है, जिसके पास ताकत है, वो कुछ भी करे, उसको कोई रोक नहीं सकता, और आप अगर छोटे देशों को भड़का रहे हैं तो आप साथ खड़े होइए, वरना उनको अपनी जिंदगी अपनी तरह से चलाने दीजिए। बिल्कुल, देखिए अर्चना, मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा। एक बात हमको समझनी होगी कि 1949 में जब ये नेटो बना तो उसमें सिर्फ 12 देश थे, और उनकी कोशिश क्या थी? वो चाहते थे कि इसका जो मूल सिद्धांत था कि इन 12 देशों में से किसी देश पर अगर हमला होगा तो बाकी देश उसकी मदद के लिए आएंगे। हम अब क्या देख रहे हैं कि उसके बाद, लेकिन
होना यह चाहिए था कि नेटो का विस्तार नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसका विस्तार होता गया। और एक तरफ रशिया के विस्तार को यूरोप में रोकना था, नेटो की यह कोशिश होनी चाहिए थी, जो बाद में आप देखिए कि जिस तरीके से सारे यूरोप के साम्यवादी देश मिल करके एक अलग अपना एक वार्सा पैक्ट नाम दिया था जब गठबंधन खड़ा किया था, अब पूरी परिस्थिति बदल गई है। अब 30 देश नेटो में शामिल हैं। बिल्कुल, अब इसीलिए अनुरंजन जी रशिया चाहता है कि 1997 की स्थिति पर नेटो पहुंच जाए, जो उसके लिए सुरक्षा के लिहाज से भी ठीक है, और इसीलिए शायद उसको दिक्कत है। हमारे पास वक्त इतना ही था इस चर्चा के लिए, हम फिर इस चर्चा को करेंगे आगे, तब आपसे और समझेंगे इसके बारे में। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे यहाँ पर।